हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो मैं इस चैनल पे आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज करवा रही हूँ, उसका आज डे 3 है और आज हम जो यूनिट करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट नंबर 8, जो कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन करने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर। कि जो एक पर्टिकुलर इंसान को टाइफाइड होता है तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहता है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट वो रहते हैं जिसमें हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को टाइफाइड है या नहीं। तो पहला जो है वो है सिक टेस्ट, सेकेंड जो है वो विडाल टेस्ट, थर्ड एलाइजा और फोर्थ हमारा वेस्टर्न ब्लॉट। तो हमें पता है इसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट के बारे में जान लेंगे आखिर होता क्या है। जब हम लोग विडाल टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एंटीजन एंटीबॉडी टाइप टेस्ट रहता है, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के बाद कंफर्म कर देता है कि एक इंसान में टाइफाइड है या नहीं। अब जो टाइफाइड है वो जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम रहता है सैल्मोनेला टाइफी, ये भी आपको याद रखना है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये है, द मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल स्टेज इन। कि जो मलेरिया का पैरासाइट रहता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, उसकी सेक्सुअल स्टेज जो रहती है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है। तो वो कंप्लीट कहाँ पे होती है, फर्स्ट ह्यूमन लीवर है या ह्यूमन आरबीसीज है या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो गट है या सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो गट। यही वो प्लेस होती है जहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की जो सेक्सुअल स्टेज रहती है वो कंप्लीट होती है। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो गट, ये हमारा राइट आंसर हो गया। वाई असेक्सुअल फेज, जो उसका असेक्सुअल फेज रहता है अकर इन ह्यूमंस में रहता है, बट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैरासिटिक टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इसमें यही बोला है कि ह्यूमंस में असेक्सुअल फेज चलता है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा होता है मॉस्किटो के अंदर। इसमें 2 होस्ट रहते हैं, याद रखना आप। अब जो नेक्स्ट ये इसका स्ट्रक्चर दिया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसमें आप लोग को दिख रही होगी, ये जो है हमारा वो है पूरा स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पोरोजोइट है, मच्छर ने इसको काटा, फिर लीवर में स्पोरोजोइट चले गए, फिर क्या हुआ वो डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद आरबीसीज को रप्चर किया, गेमीट्स बने, गेमीट बनने के बाद फिर से मॉस्किटो ने सक कर लिए, सक करने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ मॉस्किटो के गट में, और फिर क्या हुआ माइग्रेट होके वो चले गए सलाइवरी ग्लैंड में, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है वहाँ पे अब वो जाके स्टोर हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके बाद वो है हमारा एलिफेंटियासिस, यानी कि जो फिलेरियासिस रहता है, इस कॉस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कौन उसे कॉज करता है। क्या वो एस्केरिस करती है या वो वोल्चेरिया करती है, एंटामीबा करता है या ट्राइकोफाइटॉन करता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा वोल्चेरिया वेनाकॉफ्टी। अब इसमें क्या होता है, फिलेरियासिस में जो लिम्फ रहता है ना उसका फ्लो हमारे लोअर रीजन में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसके कारण जो रहता है हमारी जो लोअर रीजन रहता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, काफ़ी सूज जाता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। ये जो रहता है ज़्यादातर ये मेंस में देखने को मिलता है, इसके हाई चांसेस हमेशा मेंस में मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दीज फिलेरियल वॉर्म्स लिव इन लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं ऑफ द लोअर लिम्ब, मतलब नीचे वाले पैर में रहते हैं, कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एंड एक्सट्रीम स्वेलिंग, कि काफ़ी स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, जिस कारण से नीचे का जो पार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखने लगता है, सूजा सूजा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एमनेस्टिक रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक बाय, क्या रहता है इसमें। लो इंटेंसिटी एंड स्लो स्पीड रहती है, हाई इंटेंसिटी रहती है, रैपिड स्पीड रहती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ आईजीएम ओनली या अकरिंग ओनली लीवर सेल। तो जो एमनेस्टिक रिस्पॉन्स रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आपको याद रखना है एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो हमेशा जो रहेगा ना वो लो इंटेंसिटी और स्लो स्पीड का रहेगा। क्या उसने पूछा है, ये हाई इंटेंसिटी और रैपिड स्पीड का रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हाई इंटेंसिटी एंड रैपिड स्पीड। अब एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन मेमोरी सेल, की जो ये जो सेकेंड रिस्पॉन्स रहता है वो मेमोरी सेल पे बेस्ड रहता है, कि अगर हमारी बॉडी ने एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनाई है
एक एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसकी मेमोरी हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेगी, ताकि फिर कभी फ्यूचर में जब वो बैक्टीरिया या एंटीजन फिर से आए तो वो एंटीबॉडीज बनी बनाई रखी रहेंगी हमारी बॉडी में, तो वो तुरंत अटैक कर देंगी जो एंटीजन है। इसीलिए इसको हम लोग मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं। क्रिएट ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि जो पहली बार एनकाउंटर होता है तब मेमोरी बन जाती है विद पैथोजन अलाउइंग द बॉडी टू रिक्रिएट मच मोर विग्रस अपॉन री एक्सपोजर। हाँ, जब वो फिर से एक्सपोज होती है, यानी कि फिर से वो पैथोजन आता है, तो हमारी बॉडी तुरंत अटैक कर देती है। इसीलिए ये क्या रहता है, हाई इंटेंसिटी का और रैपिड स्पीड का रहता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा फिफ्थ, की विच एंटीबॉडीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन एंड इज फाउंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन द ब्लड। कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज करती है ह्यूमन बॉडी में और काफ़ी कम कंसंट्रेशन में पाई जाती है ह्यूमन ब्लड में। तो उसका जो आंसर हो जाएगा IgE। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो IgE रहती है वो मास्ट सेल से जुड़ जाती है और बेसोफिल से। बेसोफिल एक क्या है, ल्यूकोसाइट, यानी कि एक WBC है हमारी बेसोफिल। ट्रिगर द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये क्या करती है, हिस्टामाइन निकालती है हमारी बॉडी में, जिससे कि एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सडनली आपके नोज़ में यानी कि कोई पार्टिकल चला जाता है तो आपको बार बार छींक आने लगती है, तो ये क्या रहता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है। तो कौन जनरेट करता है, IgE जनरेट करती है। अब जो ये यहाँ पे आपको एंटीबॉडी का डायग्राम भी बन जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये जो रहती है ना, आपको रेड कलर से दिख रही है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है हैवी चेन है, और ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है ये रेड कलर वाली, ये हमारी लाइट चेन होती है। मतलब यहाँ पे 2 चेन रहती हैं, आपको याद रखना है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये रहेगा हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट की। कोई भी एंटीजन रहेगा वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है वेरिएबल रीजन, मतलब अलग अलग रीजन पे प्रेजेंट रहती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल। किस टाइप ऑफ सेल के कारण होती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस या नेचुरल किलर सेल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है B लिम्फोसाइट। अब जो B लिम्फोसाइट की जब हम बात करते हैं, इसको हम लोग B सेल्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, B सेल एंटीबॉडीज निकालती हैं दैट सर्कुलेट इन द ह्यूमर जो रहता है, हम लोग बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर बोलते हैं, लाइक ब्लड एंड लिम्फ टू फाइट पैथोजन। तो ये क्या करती है, जो एंटीबॉडीज रहती है वो ब्लड में डाल देती है, ब्लड के थ्रू वो पैथोजन से लड़ने में हेल्प करती है हमारी। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मेटास्टासिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो मेटास्टासिस रहता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटास्टासिस क्या रहता है, सबसे पहले मेटास्टासिस रहता है कि डिवाइड होना, रैपिडली डिवाइड होना। तो ये बेनिंग ट्यूमर का है, बिल्कुल नहीं। बेनिंग ट्यूमर तो जो रहता है वो एक ही जगह पे स्पेसिफिक रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन मेटास्टासिस शो नहीं करता। ऑटोइम्यून डिजीज तो ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा। अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहता है, metastasis is the process where cancer cells slough off from the primary tumor, reach distant site through blood and start new tumor। तो इसमें आपको याद रखना है, मेटास्टासिस जो प्रोसेस रहती है ये एक कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी रहती है, जहाँ पे एक सेल अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, यानी कि थ्रू डिवीजन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे पूरी बॉडी में फैलता जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मेटास्टासिस की प्रोसेस जो हमारा बेनिंग रहता है उसमें ये प्रोसेस नहीं होती है, तो वो एक जगह पे ही रहता है। फिर जो आ जाएगा 8th क्वेश्चन, वो है द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि जो HIV है प्राइमरली अटैक विच सेल्स, किस पे अटैक करता है वो। क्या वो साइटोटॉक्सिक T सेल पे करता है, B सेल, हेल्पर T सेल या एरिथ्रोसाइट RBCs। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा हेल्पर T सेल पे अटैक करता है। अब HIV जो है बाइंड टू CDR4 रिसेप्टर ऑन हेल्पर T सेल, यानी कि एक रिसेप्टर होता होगा हेल्पर T सेल पे जिसको हम CD4 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो HIV का जो
वो वायरस है ना वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, लीडिंग अ मैसिव डिक्रीज। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करवा देता है नंबर एंड वीकनिंग ऑफ ओवरऑल इम्यून सिस्टम, जिस कारण जो रहता है हमारा हेल्पर टी सेल का नंबर बहुत ज़्यादा घट जाता है और इस कारण से जो रहता है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। और आप याद रखना कि जो HIV एड्स का पेशेंट रहता है वो कभी भी एड्स के कारण नहीं मरता है, वो इसलिए मरता है क्योंकि उसकी बॉडी में अब दूसरी जो बीमारियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। अब उसके पास कोई और अगर कहीं भी वो एक्सपोजर होगा ना तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। इसीलिए जो एड्स का पेशेंट रहेगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो अदर डिजीज़ रहेंगी उसके कारण उसकी डेथ होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है पूरा काय का हमारा HIV वायरस का। तो HIV वायरस रहता है ना, वो सबसे पहले याद रखना है कि ये एक रेट्रो वायरस रहता है। कैसा वायरस रहता है, एक रेट्रो वायरस रहता है। अब इसमें है ना 2 शीट कोट रहती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन रहता है और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पाइक्स बोलते हैं इनको। तो ये हो गया हमारा HIV। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसीज। इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज एक ऐसी डिसीज जिसमें हमारी खुद की बॉडी खुद के सेल को अटैक करने लगे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। क्या वो एड्स है, क्या वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या वो कैंसर है, क्या वो मलेरिया है। तो इतना हमने पढ़ लिया है, हमें इतना तो पता है एड्स एक वायरल है तो ये होगा नहीं। कैंसर एक ऑटोइम्यून डिसीज नहीं है। मलेरियल पैरासाइट जो रहता है एनाफ्लीज उससे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो ये है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि जो हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। द बॉडीज इम्यून सिस्टम loses the ability to distinguish self from non-self and start attacking its own tissue। वही जो मैंने आपको समझाया कि ये एक कंडीशन है जहाँ पे बॉडी जो है खुद के सेल और दूसरे सेल्स में मतलब जो डिफ्रेंसिएशन रहता है वो समझ नहीं पाती, जिसके कारण वो खुद के ही सेल को अटैक करने लगती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लास्ट और 10th क्वेश्चन, जो कि है ओपियोइड आर ड्रग दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर इन आर। तो जो ओपियोइड रहते हैं वो ड्रग रहते हैं, वो कहाँ पे बाइंड करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो डायरेक्ट आंसर है इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो हमारी GI ट्रैक्ट रहती है वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं ये। अब हमारे जो 10 क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं वो है हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है विच बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल इन स्विस चीज़। कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि जो चीज़ रहती है उसमें होल्स रहते हैं उसके कारण रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्या वो प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी है, क्या वो सैक्रोमाइसीस है, क्या वो लैक्टोबैसिलस है, क्या वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। अब ये जो है ना बैक्टीरिया ये क्या बनाता है, हमारे स्विस चीज बनाता है। द लार्ज होल आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। जो होल रहते हैं वो इस कारण रहते हैं क्योंकि चीज में काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये देखो ये रहती है हमारी जो हमारी स्विस चीज, और ये जो आपको होल्स दिख रहा है ना ये इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फ्लॉक्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो फ्लॉक्स बनते हैं वो काय के रहते हैं, क्या वो एरोबिक बैक्टीरिया के रहते हैं, क्या वो वायरस और फंजाई के रहते हैं, या एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगस फिलामेंट, या वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी के रहते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया। जो फ्लॉक्स रहते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल का एसोसिएशन रहते हैं। अब ये देखो ये आपको दिख रहा होगा सीवेज ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना इसको हम लोग एरेशन टैंक बोलते हैं। इसको ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरेशन टैंक बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना ये येलो कलर का, इसे हम लोग बोलेंगे फ्लॉक्स। यही रहेगा हमारा फंगल एसोसिएशन और बैक्टीरिया का। अब फिर क्या होगा, यहाँ से जो हमारा जो भी बचेगा, यहाँ से जो भी सामान मतलब गंदगी हटाने के बाद जो भी बचेगा उसको हम लोग
ड्रेन कर देंगे हमारे एनएरोबिक बैक्टीरिया टैग पे। फिर यहाँ से जो हो जाएगा हमारा वाटर क्लीन हो जाएगा और फिर रिवर्स या पॉन्ड्स में इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है थर्ड क्वेश्चन, विच बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज एन इम्यून सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कि जब एक पर्टिकुलर इंसान का हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ये यहाँ पे देखा है, तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसको लो करने का काम कौन करता है? क्या वो स्टेटिन करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन या सिट्रिक एसिड? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए करता है। अब जो एक्सप्लेनेशन है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है इट इज प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये एक फंगस से बनता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इट हेल्प टू प्रिवेंट द पेशेंट इम्यून सिस्टम फ्रॉम रिजेक्टिंग अ न्यू ऑर्गन। ये इसीलिए करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसमें हम लोग जो ऑर्गन इम्प्लांट कर रहे हैं वो बॉडी उस पर अटैक ना कर दे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नील हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हाई वैल्यू ऑफ BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन फैक्ट दैट वाटर इज प्योर, वाटर इज हाईली पॉपुलेटेड, वाटर हैज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या माइक्रोब्स आर एब्सेंट। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपको वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। मैंने आपको बताया भी है कि जो BOD रहता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? हमारे पॉल्यूटेंट के। अगर BOD बढ़ेगा तो पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा होगा। यही पे यहाँ से क्वेश्चन बना है हमारा कि जो BOD ज़्यादा है उसका मतलब क्या है? तो सिंपल उसका मतलब है हमारा वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है स्टैटिन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टैटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो स्टैटिन है वो कहाँ से निकाला जाता है? क्या वो मोलस्कस परप्यूरियस से, क्या वो एज़ेकोबैक्टर एसिटाइस से, क्या वो क्लोस्ट्रीडियम से या एस्परजिलस नाइगर से? तो इसका सिंपल आंसर है हमारा मोलस्कस परप्यूरियस ईस्ट से निकाला जाता है हमारा स्टैटिन। अब जो स्टैटिन है उसका फंक्शन दिया गया है यहाँ पे। जो स्टैटिन रहता है वो कम्प्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहता है वो घटाने का काम करता है हमारा स्टैटिन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच माइक्रोब इज यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट अगेंस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। कि ये पूछा है कि किस माइक्रोब का आप यूज़ करते हो बटरफ्लाई या कैटरपिलर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? क्या वो ट्राइकोडर्मा है, क्या वो बैसिलस thuringiensis है, क्या वो बैक्लोवायरस है या वो लेडीबग है? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा BT कॉटन। अब जो BT कॉटन है वो BT स्पोर्स हम लोग क्या करते हैं BT स्पोर्स मिक्स करेंगे पानी के साथ और स्प्रे कर देंगे प्लांट के ऊपर, यानी कि BT स्पोर्स को लिया, उसको पानी में घोला और स्प्रे कर दिया कॉटन के प्लांट के ऊपर। अब जब लार्वा उसको खाएगा तो वो क्या करेगा? टॉक्सिन रिलीज होगा उसके गट में, जिस कारण से क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। तो यही हमारा BT कॉटन। जो सेवेंथ है वो है इन बायोगैस प्लांट बायोगैस प्लांट विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज टू प्रोड्यूस मीथेन। तो मीथेन कौन बनाता है बायोगैस में? क्या वो साइनोबैक्टीरिया है, क्या वो मीथेनोजन से, एलोफाइन से, थर्मल एसिडोफाइन से? तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा आंसर है वो है हमारा मीथेनोजन। मीथेनोजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे? मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है मीथेनोजन ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस मिक्सिंग गैसेस एंड प्राइमरली मीथेन, यानी कि जो मीथेनोजन्स रहते हैं वो मीथेन बनाते हैं, सिंपल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्लॉट बस्टर, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं ना उनको फोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पे? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये एक बैक्टीरिया से निकलता है जिसका नाम रहता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक मॉडिफाइड यानी कि जो एक GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या करता है? जो भी ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं उनको मिटाने का काम करता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोराइजा। अब जो माइक्रोराइजा है वो द फंगस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो जो फंगस रहेगा वो क्या करेगा? सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, और जो हमारा रूट रहेगा वो क्या करेगा?
वाइल द प्लांट, हाँ, जो रूट रहेगा वो क्या करेगा, शुगर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट रहेगी वो फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। अब ये जो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये आपका होमवर्क है। तो आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। याद रखना, आप क्या बताना है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।